हेलो दोस्तों, मैं मनीष आर्या स्वागत करता हूं पीसीएस मेकर यूट्यूब चैनल में। जो आज का जो मैं वीडियो लेके आया हूं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है जो मौर्य काल से रहेगा। मौर्य काल से जितने भी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन जो टॉप 30 क्वेश्चन है मैं वो लेके आया हूँ। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और प्लीज़ आप अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस मेकर को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी जरूर दबाइएगा, क्योंकि जितने भी आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हो सबसे पहले आप तक पहुँचे। ठीक है दोस्तों, तो मैं एक सीरीज़ बाय सीरीज़ में वीडियो लेके आऊँगा। एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, मतलब तीनों हिस्ट्री से मैं आपको क्वेश्चन लेके आऊँगा और पूरे अच्छी तरह से पूरे क्वेश्चन को मैं कवर करूँगा। या जितने भी एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछे हुए हैं मैं सभी क्वेश्चन को आपके लेके आऊँगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ जो आज का हमारा मौर्य काल का फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिएगा और ये जितने भी टॉप 30 क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ आप शुरू से अंत तक जरूर देखिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य सिंहासन पर निम्नलिखित में से कौन बैठा था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो सिंहासन पर जो बैठे थे वो कौन बैठे थे, तो बिंदुसार। कौन बैठे थे, तो बिंदुसार हैं वो बैठे थे। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य सिंहासन पर कौन बैठे, तो बिंदुसार बैठे थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन कि यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था। तो यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था, तो यूनानियों को जो भारत से बाहर निकाले थे वो चंद्रगुप्त मौर्य ने निकाले थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने निकाले थे और कब निकाले थे, तो याद रखिएगा आप लोग कि 305 ईस्वी में। 305 ईसा पूर्व में हुआ क्या था कि यूनानी के जो शासक जो सेल्यूकस, यूनानी के शासक कौन थे, तो सेल्यूकस और चंद्रगुप्त के बीच में जो मौर्य के बीच में जो युद्ध हुआ था, उसी युद्ध के उपरांत क्या हुआ था कि उन्हें यूनानी को भारत से बाहर निकाल दिया गया था। तो कब, तो 305 ईस्वी में यूनानी शासक सेल्यूकस और चंद्रगुप्त के मौर्य के बीच में क्या हुआ था, युद्ध हुआ था। तो उसी के दौरान क्या किए थे, तो यूनानियों को भारत से निकाल दिए थे। किसने, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा थर्ड नंबर कि बिंदुसार के शासक के दौरान अशांति कहाँ थी। तो बिंदुसार के शासक के दौरान जो अशांति थी वह कहाँ थी, तो तक्षशिला में। तो तक्षशिला में क्या थी, तो अशांति थी। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य की, तो चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी एवं उसके पुत्र बिंदुसार। तो बिंदुसार किसके पुत्र थे, तो याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य के। तो चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी एवं उसके पुत्र बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में विद्रोह हुआ था। किसके शासनकाल में तक्षशिला का विद्रोह हुआ था, तो याद रखिएगा कि बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला का विद्रोह हुआ था। बिंदुसार किसके पुत्र थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य के। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन यहाँ गुजारे, मतलब कहाँ गुजारे थे वो अपने दिन। तो देखिएगा ऑप्शन काशी, पाटलिपुत्रा, उज्जैन और श्रवणबेलगोला। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि श्रवणबेलगोला। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य है उन्होंने अपना जो अंतिम दिन है वो श्रवणबेलगोला में गुजारे थे। जो श्रवणबेलगोला कहाँ है, तो मैसूर। कहाँ पे है, तो मैसूर में क्या है, श्रवणबेलगोला है, मैसूर में चले गए। और वहीं पे क्या हुआ ना कि और यहाँ पे उन्होंने मैसूर में ही जाके अपना क्या किया, शरीर त्याग दिया, मतलब वो मर गए थे। और इसे जैन धर्म में सललेखना कहा जाता है। जैन धर्म में क्या कहा जाता है, तो सललेखना कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा कि श्रवणबेलगोला गए थे, मैसूर चले गए थे और वहाँ ने अपना शरीर त्याग कर दिए थे और इसे क्या कहते हैं, तो जैन धर्म में इसे सललेखना कहा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 5 नंबर की अशोक की प्रशासनिक नीति से भारी परिवर्तन किस घटना से आया। तो अशोक के जो प्रशासनिक नीति है उसे भारी परिवर्तन जो आया था वह कलिंग युद्ध से आया था। किससे आया था, तो कलिंग युद्ध से आया था। ठीक है, अगर बात करते हैं कलिंग युद्ध, तो कलिंग युद्ध के बाद ही अशोक द्वारा भेरी घोष की नीति का त्याग कर धम्म घोष की नीति अपनाया गया। किसके द्वारा अपनाया गया, तो याद रखिएगा कि अशोक के द्वारा क्या अपनाया गया, तो भेरी घोष की नीति का त्याग कर धम्म घोष की नीति को अपनाया गया था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, कह रहा है। तो 6 नंबर क्वेश्चन है क्या निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवानाम प्रियदर्शी था। तो कौन है वो व्यक्ति, तो याद रखिएगा कि मौर्य राजा अशोक। तो मौर्य राजा जो अशोक है उनका जो नाम था वो देवनाम प्रियदर्शी था। ठीक है, मौर्य सम्राट अशोक के अभिलेखों में उसे देवानाम प्रिय भी कहा गया है। देवानाम प्रियदर्शी और राजा की उपाधि से संबोधित किया गया है उन्होंने। ठीक है, तो मौर्य सम्राट को क्या क्या नाम दिया गया है, तो देवानाम प्रियदर्शी और राजा
की उपाधि से भी उन्हें क्या किया गया है, तो उन्हें संबोधित किया गया है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 7 नंबर है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था। तो चंद्रगुप्त के दरबार में जो भेजा गया जो यूनानी जो राजदूत था वो कौन थे, तो याद रखिएगा मेगास्थनीज। कौन थे, तो मेगास्थनीज थे। तो मेगास्थनीज जो थे, यही जो मेगास्थनीज जो थे सर्वप्रथम भारत आए थे। सबसे पहले मेगास्थनीज ही भारत आए थे। और मेगास्थनीज यूनानी, जिसको ग्रीस हम लोग बोलते हैं, यूनानी किसको, जिसको ग्रीस, यूनानी ग्रीस शासक सेल्यूकस निकेटर का क्या था, तो राजदूत थे। याद रखिएगा कि मेगास्थनीज किसके राजदूत थे, तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और बात करें हम मेगास्थनीज की एक बहुत ही फेमस बुक है, किताब है इंडिका ने मौर्य युगीन समाज की प्रशासना के विषय में लिखा है। किसने लिखा है, तो मेगास्थनीज ने लिखा है। कौन सा बुक, तो इंडिका। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आगे आ ही गया आप लोग का 8 नंबर क्वेश्चन कि इंडिका किसने लिखी है। तो इंडिका जो लिखी है वो किसने लिखी है, तो मेगास्थनीज ने लिखी है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारा है 9 नंबर कि मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का क्या नाम था। तो मौर्य दरबार में जो ग्रीस का जो राजदूत का जो नाम था उसको हम क्या कहते हैं, तो अभी मैंने बताया आपको मेगास्थनीज। ग्रीस मतलब क्या बताया मैंने, यूनानी। तो यूनानी मतलब ग्रीस के राजदूत का क्या नाम था, तो याद रखिएगा मेगास्थनीज। यहाँ पे आप लोग कन्फ्यूजन होने के लिए ग्रीस दिया गया क्वेश्चन में, तो आप लोग यूनानी भी याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था। तो अशोक ने, याद रखिएगा कि उपगुप्त, किससे, तो उपगुप्त साधु से प्रभावित होकर उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था। ठीक है, किससे, तो उपगुप्त से। ठीक है, अगर बात करें कि दिव्यावदान जो अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का श्रेय उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु को देता है। मतलब क्या, जो दिव्यावदान अशोक को जो बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का श्रेय किसे जाता है, तो उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु को जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो 11 नंबर है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य के निम्नलिखित में से किस विद्या केंद्र से संबंधित है। तो किस विद्या केंद्र से संबंधित है, तो तक्षशिला से। किससे संबंधित है, तो तक्षशिला से संबंधित है। चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रसिद्ध गुरु जो चाणक्य है वो तक्षशिला विद्या केंद्र से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है कि कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था। तो कलिंग जो युद्ध हुआ था वह 200, यहाँ पे देखिएगा कि इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इसमें तो आपको ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो याद रखिएगा यहाँ पे 0 के बदले मतलब यहाँ पे क्या कर लीजिएगा 261 BC। ठीक है, बिफोर क्राइस्ट जिसको हम लोग बोलते हैं। तो कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था, तो याद रखिएगा कि 261 BC में हुआ था। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं 261 ईसा पूर्व में, तो कलिंग पर आक्रमण किया था। तो मतलब कलिंग पर आक्रमण किया था, तो किसने किया था, तो ये जो अशोक ने अपने राजाभिषेक जो हुआ था 269 ईसा पूर्व में के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था। ठीक है, और इसका जो स्पष्ट साक्ष्य है वो अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है कलिंग युद्ध का। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 13 नंबर है कि अशोक पर कलिंग युद्ध का प्रभाव कहाँ दिखाई देता है। तो अशोक पर जो कलिंग युद्ध का जो प्रभाव दिखता है वो शिलाओं पर उत्कीर्ण 13वें राज्य देश पे दिखता है। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग देखते हैं। हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है कि मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र निम्न में से कौन था। तो जो निम्न में से जो प्रमुख जो प्रसिद्ध केंद्र जो था वो तक्षशिला था। तक्षशिला के बारे में तो जानते क्या हैं कि यहाँ विश्व भर में मतलब विश्व भर से लोग पढ़ने आते थे। यहाँ पे जो तक्षशिला है वो विश्व भर में लोग बहुत सारे विश्व से पढ़ने आते थे। और यह जो वर्तमान में जो अभी प्रेजेंट में जो उपस्थित है वो इस्लामाबाद जो पाकिस्तान की राजधानी है से कुछ ही दूर पश्चिम में क्या है स्थित है। तो ये तक्षशिला कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा इस्लामाबाद यानी कि पाकिस्तान की राजधानी में स्थित है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा 50 नंबर कि अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे। तो अर्थशास्त्र के जो लेखक थे वह चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। ठीक है, अगर हम बात करते हैं अर्थशास्त्र का लेखक, तो अर्थशास्त्र का जो लेखक है कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। तो अर्थशास्त्र का लेखक कौन था, तो कौटिल्य, जो क्या थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। याद रखिएगा आप लोग, जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट है मैं आप लोग को जरूर बताऊंगा। 60 नंबर क्वेश्चन है कि अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हैं। तो अशोक के जो शिलालेख है वो याद रखिएगा ब्राह्मी लिपि में खुदे हुए हैं।
ठीक है। बाकी ये बस ब्राह्मणी लिपि में ही अशोक के शिलालेख खुले हुए हैं। अगर बात करते हैं और ब्राह्मणी लिपि में कौन से हैं, तो याद रखिएगा लघु शिलालेख, स्तंभ लेख, और जो लघु स्तंभ लेख है ये जितने भी है ब्राह्मणी लिपि में उत्कीर्ण है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किसने और कब वो पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया था। तो किसने किया था, तो याद रखिएगा कि जेम्स प्रिंसेप ने किए थे। और कब किए थे, तो 1837 ईस्वी में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप नामक विद्वान ने क्या किए थे, तो अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था। ठीक है। जबकि सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले 1750 ईस्वी में। कब, तो 1750 ईस्वी में टिफेन, याद रखिएगा टिफेन थेलर थे जो क्या किए थे, इसको पढ़े थे। कौन पढ़े थे, तो टिफेन थेलर। कब, तो 1750 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा 18 नंबर कि किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है जनक, तो याद रखिएगा अशोक। अशोक को क्या कहा जाता है, तो शिलालेखों का जनक कहा जाता है। ठीक है। मौर्य वंश के शासक अशोक, मौर्य वंश के शासक कौन थे, तो याद रखिएगा मौर्य वंश के शासक अशोक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है। ठीक है। अशोक ने यह प्रणाली ईरानी शासकों से ग्रहण की थी। ईरानी शासकों से क्या की थी, तो इसे ग्रहण की थी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा तृतीय बौद्ध परिषद को संरक्षण प्रदान किया गया था। तो किसके, तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि अशोक। तो अशोक ने ही तृतीय बौद्ध परिषद को संरक्षण प्रदान किया था। ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि 247 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र के अशोकाराम विहार में अशोक के शासनकाल में तृतीय बुद्ध संगीत आयोजित हुई थी। तृतीय बौद्ध जो आयोजित जो हुई थी, कहाँ हुई थी, तो याद रखिए पाटलिपुत्रा के अशोकाराम विहार के अशोक के शासनकाल में हुआ था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा 20 नंबर क्वेश्चन है कि मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक कौन था। तो मौर्य वंश के शासन के दौरान जो स्थानिक जो थे वो जिला प्रशासक थे। जिला प्रशासक क्या थे, तो मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मगध में किसका विशाल भंडार था। तो किसका विशाल भंडार था, तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लौह मतलब लोहा का 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध में लोहा का भंडार था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा 22 नंबर कि मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था। तो मगध के उत्थान के लिए जो हमारा जो शासक था वो बिंबिसार था। बिंबिसार शासक उत्तरदायी था। अगर हम बात करते हैं बिंबिसार की, तो बिंबिसार मगध की गद्दी पर कब बैठा था, तो याद रखिएगा कि 454 ईस्वी पूर्व में बैठा था। ठीक है। कब बैठा था, तो 445 ईसा पूर्व में बैठा था। और इसने ही राजगृह का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया था। किसने, तो बिंबिसार ने ही। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन है कि उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था। तो उस राज्य का नाम क्या है, तो याद रखिएगा कि मगध राज्य ही है। वो क्या किया था, तो हाथियों का वहाँ पे क्या किया था, मतलब यूज़ किए थे क्या, लड़ाई में। तो मगध राज्य में पाए जाने वाले जंगलों में हाथी बहुत सारे अधिक संख्या में पाए जाते थे, इसलिए इनका प्रयोग क्या किए थे, तो सेना में युद्ध के लिए किए थे, सेना में किया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा 24 नंबर कि सिकंदर महान का शिक्षक कौन था। तो सिकंदर जो महान है उसके जो शिक्षक थे वो कौन थे, तो याद रखिएगा अरस्तु। तो अरस्तु जी थे, उनके शिक्षक थे। सिकंदर ने जो 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था और भारत के क्या किए थे, पश्चिमोत्तर प्रांतों का विजय किया था। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया, तो याद रखिएगा कि 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 25 नंबर के प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी। तो प्राचीन काल में जो स्रोत सामग्री लिखने की जो प्रयुक्त भाषा थी वो क्या थी, तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि संस्कृत। तो संस्कृत में क्या होता था कि अधिकांशतः सामग्री लिखने के लिए हम लोग किसका यूज करते थे, तो संस्कृत भाषा का प्रयुक्त होता था प्राचीन काल में। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा 26 नंबर कि हेरोडेटस को माना जाता है। तो हेरोडेटस को हम लोग क्या मानते हैं, तो याद रखिएगा कि इतिहास के जनक। तो इतिहास का मतलब फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहते हैं हम लोग, तो हेरोडेटस को कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा 27 नंबर क्वेश्चन है कि यहूदियों, तो यहूदियों को
के धार्मिक पाठ का नाम है। तो यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम क्या है? तो याद रखिएगा कि मूसा संहिता। तो मूसा संहिता क्या है? तो यहूदियों का धार्मिक पाठ का नाम मूसा संहिता है। और इनका जो पूजा स्थल कहता था, इनका जो पूजा स्थल था वो सिनागॉग के नाम से भी जाना जाता था। किसके नाम से? तो इनका पूजा स्थल सिनागॉग के नाम से जाना जाता था। ठीक है दोस्तों। और 28 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित मगध के राजवंशों का कलमानुसार लिखिए। मतलब कि मगध के राज के कलमानुसार करना है। तो याद रखिएगा कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पहले जो थे, पहले हर्यक वंश से, उसके बाद हमारा हो गया शिशुनाग वंश, उसके बाद हो गया नंद वंश और तीसरा क्या हो गया? मौर्य वंश। ठीक है। अगर हम बात करते हैं हर्यक वंश की, तो हर्यक वंश जो थे वो 544 ईसा पूर्व से लेके 412 ईसा पूर्व थे। ठीक है। शिशुनाग वंश की बात करें तो 412 ईसा पूर्व से लेके कब थे? तो 412 ईसा पूर्व से लेके 345 ईसा पूर्व। अगर बात करें नंद वंश तो 345 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व। अगर मौर्य वंश की बात करें तो 322 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व थे। ठीक है दोस्तों। आगे हम लोग देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि महाभाष्य लिखा था। तो महाभाष्य जो लिखा था वो किसने लिखा था? तो याद रखिएगा कि पतंजलि ने। यहाँ की ऑप्शन नंबर डी, पतंजलि ने क्या लिखे थे? तो महाभाष्य लिखे थे। इस ग्रंथ से यह जानकारी मिलती है कि मौर्य शासकों ने आर्थिक संकट से उबरने के लिए क्या किए थे? तो देव प्रतिमाएं बनाकर बिकवाई थी। क्या बनवाई थी? तो देव की जो प्रतिमाएं है वो बनाकर क्या करवाई थी? तो बिकवाई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा 30 नंबर कि निम्नलिखित नामों से प्राचीन भारत के चिकित्सा पहचान कीजिए। तो इसमें से जो प्राचीन भारत की जो चिकित्सा है वो क्या है? तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चरक, सुसूत्र और बाणेभट्ट। ये क्या है हमारा? तो प्राचीन भारत के चिकित्सा पहचान है। ठीक है दोस्तों। तो इसी के साथ जो हमारा टॉप 30 क्वेश्चन था वो यहीं पे समाप्त होता है। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब प्लीज़ जरूर कीजिएगा। मैं डेली आप लोग के बहुत ही बेहतरीन और ज़बरदस्त टॉपिक लेके आऊँगा। तो फिर मिलते हैं कल एक ज़बरदस्त टॉपिक के साथ। बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।